ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं आईटी एक्ट और खासतौर से जो 66A सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त की गई है, तो उसके बाद आईटी एक्ट में कितनी ताकत मौजूद रह गई है, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां इस बारे में लोगों में है। कर्णिका जी, अभी जो हमारे लास्ट कॉलर थे उनका जो फोन आया था और उन्होंने बताया कि फेसबुक उनका खास अपना जो था कि किस तरह से फेसबुक या व्हाट्सएप या और जो सोशल मीडिया के मंच मौजूद हैं उस पे लोग उन्होंने दलित महापुरुषों देवी देवताओं के बारे में लगा के लोग उपहास उड़ाते हैं, उनके बारे में गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। इसको मैं और अगर जोड़ दूं तो किसी की भी आस्था को चोट करते हुए या किसी धार्मिक भावना या जातिवादी भावना या क्षेत्रीय भावना को जब हम ठेस पहुंचाते हैं तो ये कानून क्या कहता है? आईटी एक्ट कानून ये साफ साफ कहता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट, जैसे किसी को डिफेम करना, किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, ये सब इलीगल है। और अगर आप आईपीसी में भी देखेंगे तो बहुत क्लियरली सेक्शन 500 डिफेमेशन को लेके है। और इस पर्टिकुलर चीज पे अगर क्रिमिनल कंप्लेंट भी लगाई जा सकती है और सिविल रेमेडी भी होता है, कॉम्पनसेशन भी क्लेम किया जा सकता है, कोर्ट से एक ऑर्डर लिया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर पेजेस को ब्लॉक किया जाए, ये ना दिखाए जाएं क्योंकि ये इलीगल हैं। और वेबसाइट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको लाइबल भी बनाया जा सकता है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जब ये 66A था तो हमें ये पता था कि ये जो फेसबुक पे जो आप कह रही हैं वो वेबसाइट वगैरह पे हो सकता है लंबे समय के लिए है। फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप पे जो अल्पकालिक हैं, लोग तुरंत में भाव विस्मय कर देते हैं। ऐसे में आया तो हमें पता था कि हम ये हमारी भावनाएं आहत हुई, हम थाने गए, हमने कंप्लेन करी और उस पर कोई एक्शन होता है। अब अगर ऐसा कुछ होता है, जो सवाल है दर्शक का शायद कि अब अगर ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में क्या संरक्षण अब आईटी एक्ट उनके लिए क्या मौजूद है? संरक्षण ऐसा है क्योंकि आईपीसी अभी भी है और आईटी एक्ट भी ये कहता है कि सेक्शन 79 अगर आप देखेंगे उसमें ये होता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स या जो वेबसाइट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आप ट्विटर भी ले लीजिए, चाहे आप फेसबुक ले लीजिए या आप व्हाट्सएप ले लीजिए, ये सब कब एग्जेम्प्टेड होंगे लाइबिलिटी से, ये कहता है। तो लाइबिलिटी तो रहेगी अगर वो मतलब जानबूझ के उसे फिर भी पब्लिश किए जा रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब उनको एक्चुअल नोटिस मिल गया कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके इस तरह के अश्लील या कोई किसी को डिफेम करता हुआ कोई पेज लगाया गया है या कुछ मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है, तो ये उनकी जिम्मेवारी बन जाती है उसे ब्लॉक करना। अगर वो नहीं करते तो वो कोर्ट में भी ले जाए जा सकते हैं और क्रिमिनल कंप्लेंट भी करी जा सकती है। तो ऐसे में मैं इस चीज को जोड़ना चाहूंगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका मैं सवाल लेता हूं। अगर मैं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजम खान के बारे में माफ कीजिएगा, मंत्री के बारे में एक नाबालिग लड़के ने फेसबुक पे जो है गलत बातें लिख दी, ऐसे में अगर आप कैसे उसे अंतर करेंगे? मान लीजिए कोई किसी राजनेता के बारे में कुछ उसके चित्रण को गलत तरीके से पेश करता है, वो उसको मजाक समझ रहा है लेकिन वो उनको फॉरवर्ड लग रहा है दूसरे को, तो ऐसे में फिर तो अंतर करना बड़ा मुश्किल को स्ट्राइक डाउन किया गया है क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं थी। मगर किसी की भावनाएं अगर आहत होती हैं, मान के उनको लगता है कि वो एक ऐसे समुदाय से बिलोंग करते हैं जहां खासतौर से उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है, मान लीजिए, तो ऐसे में उनकी भी भावनाएं, वो राजनेता है चाहे, लेकिन उनकी भावना भी कहीं ना कहीं मैटर तो करती है। उसमें एक चीज है, देखा जाएगा आईटी एक्ट में सिर्फ आईटी एक्ट को सिर्फ एक अलग थलग में देखिए। आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है और आईटी एक्ट, ये दोनों इनेबलिंग होके उस पर लीगल एक्शन होता है शायद। जी, आईटी एक्ट और आईपीसी दोनों लगते हैं। जब नॉर्मली ऐसे डिफेमेशन की बात आती है तो दोनों लगते हैं, और अगर पुलिस में अगर कंप्लेंट लिखाई जाए तो वहां कार्रवाई होगी। और अगर आप कोर्ट में लेके जाएंगे मामला तो नेचुरली जजेस जो हैं, वो जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्टिवली ये डिफेमेशन हुई है या नहीं हुई है। तो ये अभी ऐसे मंच मौजूद हैं जिसपे आप शिकायत कर सकते हैं, आईटी एक्ट में भी मौजूद है, जैसे कि बताया गया आईपीसी में भी ऐसे मौजूद है। तो आप अगर आपको लगता है कि वो किसी भी आपके महापुरुष या देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और आपकी भावना कहीं ना कहीं हाथ हो रही है, तो आप शिकायत को लेकर थाने या संबंधित जगहों पर जा सकते हैं। अभी एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, दिलीप यादव, मैं उनका कॉल ले लूं। दिलीप यादव हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। दिलीप, पूछे अपना सवाल। सर मैं दिलीप अपना सवाल पूछे। हाँ सर, मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, महाराष्ट्र पुलिस में हूँ जी, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में जी। तो मेरा कहना ये है सर कि जब आप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और वो बहुत सारे अकाउंट बढ़ गए, जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके लिए सर एक जो कोई गुनाह करता है उसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए सर। जैसा कि जब वो बात किसी के धर्म पर कोई फेसबुक पर डालता है, कोई वो जो बात डालता है, तो उस पर
वहां तक वो बात पहुंचने नहीं चाहिए। जब तक वो पहुंचेगी तब तक कोई वो डिपार्टमेंट है, संबंधित डिपार्टमेंट, वो ये फिरियादी होकर वो कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जब वो संबंधित अपने जो कौन धर्म होता है, जो धर्म तक पहुंचे, वो एक दूसरे को कहता है, फिर बाद में वो इकट्ठा होकर कुछ दंगे की भावना से अपना मतलब खुद का मतलब साध लेते हैं। बिल्कुल, इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और केंद्र प्रशासन से कि इस पर कोई ऐसा अलग डिपार्टमेंट बनना चाहिए कि जिस धर्म से बिल्कुल धर्म के बारे में। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। दिलीप यादव खुद महाराष्ट्र पुलिस में है और चूंकि इससे वो दो चार होते होंगे और इसलिए उनका एक बड़ा अच्छा सुझाव आया। मैं इस पे एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। इसमें इन्होंने जो सुझाव दिया वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। हालांकि हमारे पुलिस तंत्र में साइबर सेल बना दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से साइबर स्पेस जो दुनिया भर में बढ़ रहा है और पूरी जो दुनिया है 21वीं सदी की वो साइबर दुनिया होने वाली है, ऐसे में हम क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से है, एक पुलिस का अलग तंत्र ट्रैफिक पुलिस जो कि रेगुलेट करता है ट्रैफिक को, तो हमको चाहिए इस पर सोचना चाहिए कि एक अलग विंग बनाया जाए साइबर पुलिसिंग का, और वो पूरी तरह डेडिकेटेड हो रेगुलेशन के लिए, साइबर एक्ट के और मतलब रेगुलेशन। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है वो उस पर थोप रहे हैं कि हम कंट्रोल करेंगे। रेगुलेशन की बात है और एक्सपर्टीज की बात है, जहाँ पे लोग सही तरीके से इस लॉ का इस्तेमाल कर सकें। साइबर सेल्स हैं, बट लोकल पुलिस स्टेशंस में भी वो कंप्यूटर्स दे रहे हैं और ट्रेंड पर्सनल को दे रहे हैं कि वहां से ही वो कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेशन हो पाए। वो हो रहा है। कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं यही चीज जोड़ना चाह रहा था कि आज साइबर सेल्स तो अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल है, पर आप छोटे छोटे शहरों में जाओगे, गांव में जाओगे, तो वहां पे साइबर सेल्स अवेलेबल नहीं है। और तो और लोगों को जानकारी भी नहीं है कि साइबर सेल्स में जाके वो इस तरीके की कंप्लेंट्स कर सकते हैं। सो मैं मानता हूँ इस चीज का अवेयरनेस लेवल भी बढ़ना चाहिए। एक जानकारी और देना चाहूंगी श्रोताओं को कि ये पर्टिकुलर जो हमारे वेबसाइट्स हैं, जो भी वेबसाइट है, उनको एक जरूरी हो गया है अब से एक पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना, जो कि आज की डेट में कई लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पर भी लिख करके और अपनी कंप्लेंट रिजॉल्व हो सकती है, बिना कोर्ट में जाए या बिना पुलिस के पास जाए। क्या पता आप एकदम कोई विक्टिम है वो लिखे पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर उस पर्टिकुलर वेबसाइट सर्विस का को, और वो उस चीज को लेकर के इमीडिएटली उसे रिजॉल्व करे। जो मैंने आपको 36 घंटे का बोला है टाइम लिमिट होता है, तो वो इसके लिए भी होता है कि वो प्रॉम्प्टली उस चीज को रिजॉल्व कर सकें। अगर अपने लेवल पे ही हो जाती है तो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है उस चीज को होना। लेकिन एक और चीज है, अगर कोई विदेश में है, सर्वर बाहर है, और उनसे कोऑपरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जीमेल को ले लीजिए, आप फेसबुक ले लीजिए, सब ये सारे इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर है, ये सब बाहर बेस्ड हैं। तो कितना टाइम गैप रहता है या कितनी जल्दी एक्शन होता है, उसका एक चैलेंज जरूर है। क्योंकि हाँ, हम देखते हैं कि काफी बारी कोऑपरेशन मिलती भी है पर काफी बार नहीं भी मिलती है। तो इस लॉ को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि अगर उन लोगों को हमारे देश से में आके बिजनेस करना है तो हमें हमारे लॉ को भी अबाइड करें, हमारे से कोऑपरेट करें, जब कोई कंप्लेंट आए उसे इमीडिएटली रिजॉल्व किए जाए। खटिका जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आपने 36 घंटे का जिक्र किया कि वो हटा लें। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि पहले कहा जाता था कि जो दंगे है या विद्वेष होता था जिसमें जाने जाती थी, तो उस समय पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद नहीं थी या फिर इस तरह के तकनीकी जो साधन थे वो ज़्यादा मौजूद नहीं थे, तो उसकी वजह से वो इतना हाईलाइट नहीं होते थे, इसलिए फैल जाते थे। अब हमने देखा है कि इसके होने से हो सकता है सरकारी अमला या पे दबाव बनता हो, लेकिन इसको हमने देखा है कि 2 मिनट के अंदर जो हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे वीडियो ऐसे वायरल हो जाते हैं, और अगर हम 36 घंटे या थोड़े समय का ज्यादा प्रतीक्षा करें तो वो और भी ज्यादा भयावह रूप ले लेता है। ऐसे में कानून में और इसीलिए क्रिमिनल कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अगर कोई सीरियस ही केस है तो उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट हो जानी चाहिए, ताकि एकदम अगर मैसेज पुलिस के हेडक्वार्टर से जाता है या पुलिस की कार्रवाई के थ्रू जाता है तो फिर उस पर इमीडिएट एक्शन होता है। तो ये पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर्स उसको बहुत सीरियसली लेंगे और उस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिमिनल कंप्लेंट तो होनी ही चाहिए, साथ साथ आप खुद भी वो लिख सकते हैं वेबसाइट को अगर वो कुछ जवाब पाते हैं उस चीज के लिए। दर्शकों को इसमें 2 चीज का जानकारी रखनी चाहिए कि जैसे आप बार बार हम फेसबुक की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भी पिक्चर, कोई भी पोस्ट या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो
वो लोग शेयर कर रहे हैं, वो शेयर करने से पहले ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो उस इंफॉर्मेशन की रियलिटी पता कर ले, ये सच, ये सही है या गलत है। और तो और अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर वो देखते हैं जो उनके धार्मिक भावों को ठेस पहुंचा रही है, तो फेसबुक में भी जैसे कनिका जी ने बताया, वो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, और उस पोस्ट के साथ ही रिपोर्ट का एक ऑप्शन रहता है, तो वो दर्शकों को ये वाला ऑप्शन भी वो ट्राई हमेशा वो कर सकते हैं। बिल्कुल। संजय जी, जिस तरह से बात हो रही है कि जो है वो रिपोर्ट का, जैसे विदित बता रहे हैं उसमें रिपोर्ट का एक रहता है, या कर्णिका जी ने कहा है कि हमें तुरंत ही जो है वो कंप्लेन कर देनी चाहिए ताकि ये मामला आगे जो है उसके सुलझने की ओर आगे बढ़े। हमने देखा है कि खासतौर से जो सोशल मीडिया है उसने आजकल के युवाओं को एक मंच प्रदान किया है अपनी बात कहने का। हमने देखा है इसके सकारात्मक प्रयोग कितने होते हैं। किसी भी चीज़ के विषय में हम कोई चीज़ गूगल में सर्च के लिए डालते हैं और उसके बारे में बहुत सारे ब्लॉग या कई तरह के विचार सामने आते हैं जो कहे कि छोटे स्तर पर, जैसे हम कहते हैं पत्रकारिता जो है शहरों तक सिमटी है, ऐसे बहुत ही मंच प्रदान किया है। कई बार ऐसे छोटे छोटे टाउन की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं जो सकारात्मक भी होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। हमने देखा उसकी खबरों को भी लिया जाता है, उसके फॉलोअप में अच्छी अच्छी रिपोर्ट अखबारों में, टेलीविजन में हम देखते हैं, और साथ में उसके दुष्परिणाम भी हम देखते हैं कि कई लोग जो है कई तरह की बातें उसमें लिखते हैं। तो किस तरह का आप देखते हैं, अगर मीडिया के नजरिए से देखना हो तो इसमें? देखिए, हमने अभी जितनी चर्चा की है उसमें हमने ज़्यादातर इसके नकारात्मक पहलुओं पे ही चर्चा की है। मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है उसने हर व्यक्ति को एक नए तरह का जो है वो एम्पावरमेंट दिया है, नए तरीके से ताकत दी है। इसलिए हम इस बात को सिर्फ कि इसका दुरुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग के कुछ उदाहरण आए हैं, उसकी वजह से हम इस ताकत को हम ये सवालों के कटघरे में खड़ा कर दें, ये ज़्यादती होगी। इस मीडिया का अगर देखें, अगर आप पिछले 5 सालों की ही सिर्फ बात कर लें तो आप देखें कि अगर 2010 से शुरू हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मूवमेंट था वो कितना बड़ा मूवमेंट बना, देशव्यापी मूवमेंट बना। आज जब लोगों के पास समय की कमी है और उसके बावजूद सोशल मीडिया ने लोगों को कितना एकजुट करके देश में एक ऐसा माहौल बनाया, और अन्ना का आंदोलन आपने देखा कि 2 साल में जो है वो सरकार को लोकसभा में लोकपाल लेके आना पड़ा, और करप्शन के खिलाफ एक जो चीज 60 साल में नहीं हुई थी उसने 3 सालों में कर दिखाया। उसी तरह से जो निर्भया का कांड हुआ था, दुष्कर्म कांड, उसके बाद जिस तरह से एक सोशल मीडिया के थ्रू जो जागृति आई और लोगों ने जिस तरह से उसमें एक सड़क पे उतर के अपने गुस्से का इजहार किया, कहीं ना कहीं हमने देखा कि तुरंत ही सरकार हरकत में आई और उसने कानून जो है बदला, तो उसका अपना प्रभाव रहा है। साथ में अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ट्विटर या सोशल मीडिया का बड़ा तेजी से इस्तेमाल किया, और राजनीतिक परिदृश्य में एक चीज सामने आई कि इस मंच का भी कितना इस्तेमाल हो सकता है, और आज हम देखते हैं कि तमाम बड़े नेता इस मंच पर मौजूद है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, प्रवीण कुमार, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। प्रवीण, पूछे अपना सवाल। प्रवीण जी, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो मैं कर्णिका जी आपसे जानना चाहूंगा, तो जो अभी दर्शकों के उसमें हिसाब से कि जैसे आईटी एक्ट में और भी कौन कौन सी ऐसी धाराएं मौजूद हैं जो है वो इस कानून को बचाती हैं? अब देखिए, अगर आप क्राइम्स को देखेंगे तो क्राइम्स को लेकर के और भी बहुत तरीके के क्राइम्स हैं। जैसे हम अभी ऑब्सीन इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, उसकी जो धाराएं हैं अभी भी इंटैक्ट हैं। अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ले लीजिए, वो एक बहुत ही बड़ा क्राइम है जो कि पूरे विश्व में ही एक क्राइम माना जाता है। उसकी धारा पहले नहीं थी जो इंट्रोड्यूस हुई 2008 में, वो भी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कोई उसमें और उतना ही इफेक्टिव है। और भी ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे आप सेक्शन 66 ले लीजिए, हैकिंग, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, जिसमें आप किसी का कंप्यूटर अनऑथराइज्डली एक्सेस करते हैं, कोई भी अकाउंट लेते हैं और उसमें कुछ डेटा को डैमेज करते हैं, और उस चीज़ को लेकर भी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, उन चीज़ों को लेकर के भी वो सेक्शन अप्लाई करता है। किसी कंप्यूटर सोर्स कोड किसी का चोरी करना, या आइडेंटिटी थेफ्ट, चीटिंग बाय पर्सनेशन जिसको कहते हैं, और भी ऐसे सेक्शंस डाले हुए हैं अभी आईटी एक्ट में, जो कि बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है और इस टाइम पे वो कम्प्लीटली लीगल हैं। सो देयर इज़ नथिंग, जो एक माइंडसेट में एक पर्टिकुलर वो कह सकते हैं कि गलत फहमी है कि ये आईटी एक्ट में पूरा आईटी एक्ट ही गया है, वो गलत है।
तो उसमें और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। अगर किसी, जैसे हमारा प्रोटेक्टेड सिस्टम्स है, इंडिया एक क्रिटिकल प्रोटेक्टेड सिस्टम्स भी हैं, उसको कोई डैमेज करता है, या कोई साइबर टेररिज्म को लेकर भी एक सेक्शन है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है। तो ये सारे सेक्शंस अभी हैं, ऐसा नहीं है कि ये चले गए हैं। तमाम तरह की जो है धाराएं उसमें मौजूद हैं जो उस कानून को अब भी सशक्त बनाकर रखती हैं। ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी जो कि उच्चतम न्यायालय ने हमें एक संरक्षण दिया है वो तो है, लेकिन साथ में आप सचेत रहें कि आप किसी और तरह की चीजें, जैसे कर्णिका जी ने बताया, उससे आप संकट में पड़ सकते हैं। विदित, मैं इस पे एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि हम किसी का सिस्टम जो है अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर हैक करते हैं, ऐसे आप दर्शकों को यह चीज बताइए कि जो हम कोई भी चीज साइबर के द्वारा अगर करते हैं तो किस तरह से वो साक्ष्य परमानेंट हो जाता है? आप कोई भी एक्टिविटी साइबर स्पेस पे करते हो, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, या कोई आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आपने मोबाइल से किसी और के मोबाइल पे भेजते हो, सारे के सारे मैसेजेस, सारे के सारी माहिती, सारी की सारी इंफॉर्मेशन लॉग रहती है। चाहे हम उसे डिलीट कर दें, चाहे आप डिलीट भी कर दो, वो सारी की चीजें लॉग रहती है। अगर आप कोई ऐसी टिप्पणी या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो जो लीगल नहीं है, जो ऑब्सीन है, डेफिनेटली आप पकड़े जाओगे। बिल्कुल। जो सबसे महत्वपूर्ण बात विदित ने बताई है कि इसमें आप साइबर के द्वारा किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं और आप ये समझते हैं कि उसके बाद हम डिलीट कर दें तो वो वस्तु उसमें नहीं रहेगी, आप कभी भी पकड़ मा सकते हो। तो ये इस्तेमाल करते हुए हमेशा ध्यान दें कि जब आप किसी को परेशान करने के लिए कोई चीज कर रहे हैं या कोई अश्लील चीज बांटे तो आप संकट में कभी भी पड़ सकते हो। एक चीज हम हमेशा बोलते हैं साइबर स्पेस के बारे में, कि वंस ऑन साइबर स्पेस ऑलवेज ऑन साइबर स्पेस। बिल्कुल संजय जी, तो अब हम कार्यक्रम के अपने आखिरी पड़ाव में हैं। किस तरह से आप जो है आईटी एक्ट को वर्तमान में है 66 हटने के बाद, इसे अभिव्यक्ति के नजरिए से अगर आप देखना बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक आप खुल के अपनी विचारों का प्रकटीकरण करते हैं, उसमें जिस तरह का डर था कि ताकत, सत्ता की जो ताकत है या पुलिस की ताकत है या राजनीति की ताकत है, वो आपको कहीं विचारों का दमन करने के लिए जो है वो रोक सकती है, आपको कैद कर सकती है, आपको जेल में बंद कर सकती है अगर आप किसी उनके हित की बात नहीं करते हैं या उनके कुछ खिलाफ बात करते हैं। वो डर अब नहीं है। अगर आप असहमत हैं तो आप अपनी असहमति खुलकर जाहिर कर सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको इस तरह की आज़ादी मिल गई है कि आप देश के कानून और संविधान से आगे परे, उसकी आज़ादी तो नहीं है। बिल्कुल, आपके लब आज़ाद हो गए, लेकिन इतने भी नहीं कि देश की सीमाएं पार करें। हाँ, मैं लास्ट में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी जो श्रोता को ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये कि जब भी कोई अटैचमेंट आप खोलें या आप कोई भी पर्टिकुलर मेल को खोलते हैं या कोई भी मैसेज खोलते हैं या डाउनलोड करते हैं कोई ई बुक या कोई फाइल, तो उसे एंटीवायरस चेक ज़रूर करिए बिफोर लोडिंग। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई सर्विस यूज़ करते हैं नेट पे जाके, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़िए। ऑल्दो वो लेंदी होती हैं, कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन उसके बहुत मायना रखता है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट कर रहे हैं आपसे और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है ना, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए अपने एक्शंस को पॉजिटिव रखते हुए कभी कोई नेगेटिव एक्शन, इमोशन अपने एक्सप्रेशन में नेट पे ना दे तो बेटर है। बिल्कुल। तो चर्चा का सार हमारा आज आईटी एक्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसके विषय में ये रहा कि इसमें जो 66A जोड़ा गया था उसको लेकर जो तमाम सवाल उठे थे, क्योंकि इसका जो शायद इसके इरादे काफी साफ और ईमानदार रहे होंगे, लेकिन जो इसका इस्तेमाल हुआ और खासतौर से हमने राजनीतिक जो हल्के में इसका इस्तेमाल देखा, उससे इस पर काफी सवाल खड़े कर दिए। तो एक जो सकारात्मक चीज इन सब चीजों से निकल के आई कि अब हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें अपने भावनाओं के बीच में ज्यादा बहे ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं या फिर आपकी कुछ जो कही हुई या छपी हुई चीज से आप भविष्य में किसी तरह की दिक्कतों में पड़ जाए, क्योंकि अब भी आईटी एक्ट में वो तमाम धाराएं मौजूद हैं और साथ में से आईपीसी का भी एक साथ है जिसमें आप गलत करने पे फंस सकते हो। तो आईटी एक्ट को आप डरे नहीं, अपने जो अधिकार है उसका खुलकर इस्तेमाल करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सफल बनाए, साथ में अपने बचाव के भी कारणों को जरूर संभाल कर रखें। आप तीनों इस कार्यक्रम में आए, चर्चा को इतना जीवंत बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी दूसरे कानूनी मसले के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।